Hello everyone, welcome to Class 8 Science, Chapter 11, Force and Pressure, Volume 1st. In this chapter, we will learn about force and pressure. What is the concept of force? What is the types of force? What is the effect of force? And what is the concept of pressure? And how many types of pressure? We will learn about it in this chapter. So let's start. Concept of force. Look at the following situation: moving a book placed on a table, opening a door, lifting a bucket filled with water, opening a drawer, kicking a football, and hitting the ball with the bat. आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, देखने हैं. टेबल पर रखी हुई एक बुक को मूव कराना, डोर ओपन करना, बकेट उठाना जो कि जिसमें कि वाटर भरी हुई है, ठीक है, ड्रॉअर ओपन करना, फुटबॉल किक करना और उसके अलावा बैट से बॉल को हिट करना या मारना. What is the common in all the situation? In all these situation, either a push or pull is involved. To move the book, we push it or pull it. Similarly, to open a door, we either push it or pull it, and to kick a football, we push it. So, to move an object, either a push or pull is involved. आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रोसेस हुए, डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिए गए. उन सारे सिचुएशन में जैसे कि बुक है, बुक को टेबल पे मूवमेंट कराना है तो या तो पुश किया या पुल किया. बकेट उठाना है तो या हमने क्या किया, अपनी ओर पुल किया, खींचा, ठीक है. उसी तरीके से डोर ओपन कर रहे तो डोर भी ओपन करने में पुश या पुल होता है. फुटबॉल किक कर रहे हो तो उसमें पुश कर रहे हो. तो हमने सारे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या तो पुश किया या तो पुल किया, ठीक है. सो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल जो होता है यही उस पर वर्क करता है, क्या, एज अ फोर्स, ठीक है. फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन. अगर फोर्स लगता है तो क्यों लगता है, इंटरेक्शन की वजह से, यानी किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से. If a book is lying on the table, it does not change its position itself unless an external force is applied on it. अगर एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है तो वो बुक तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए. टू ब्रिंग द बुक इन मोशन वी हैव टू इंटरैक्ट विद द बुक आइदर बाय पुलिंग और पुशिंग, मीन्स अप्लाइंग फोर्स टू मूव इट. अब बुक जो है, उस बुक को अगर हमें मोशन में करना है या मूव करना है या उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो स्वाभाविक सी बात है हमको उससे इंटरेक्ट होना होगा, यानी उसके टच में आना होगा या बुक को टच करना होगा. वाई, बिकॉज बुक को हम पुल या पुश करेंगे, यानी टच किए, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि टच किए बिना पुल या पुश करें. तो जब हम लोग उसको टच करते हैं, उस पर पुल या पुश करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो मूव करता है. सो वी कंक्लूड दैट विदाउट एन इंटरेक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसीलिए हमने क्या समझा इस बात से कि बिना किसी इंटरेक्शन के, यानी बिना किसी टच के, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके उसका स्टेट चेंज नहीं किया जा सकता या उसको मोशन में नहीं किया जा सकता है. ना इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी रेस्ट पोजीशन में यानी रुकी हुई है तो उसको जो है फोर्स की वजह से मोशन में लाया जा सकता है. A book is lying on a table. You can move it by applying force, means push और pull. अगर टेबल पर बुक रखी हुई है तो आप फोर्स अप्लाई करके, जैसे पुश या पुल, फोर्स अप्लाई करके उसे मूव करा सकते हैं. Similarly, you apply force to push a chair, move a toy car or move a bicycle or to lift a bucket from the floor. उसी तरीके से आप
एक चेयर को पुश करने के लिए, कार टॉय है उसको आप मूव करने के लिए, या तो फिर बाइसिकल, या तो फिर बकेट जो है लिफ्ट करने के लिए, बाइसिकल चलाने के लिए, बकेट लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं। इन ईच केस यू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। हर केस में आपने क्या किया कि फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पोजीशन में उनको आपने क्या किया कि मूविंग कर दिया। सो वी कैन से दैट फोर्स कैन कॉज मोशन इन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि रुके हुए ऑब्जेक्ट पर वो उसको मोशन में ला सकता है। However, it is not necessary that a force always make a stationary object move. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है फोर्स लगाने से रुकी हुई चीज़ जो होती है उसको हम मूवमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ट्राई टू पुश द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, it will not move. Similarly, when you try to push a tree in your garden, it will not move. This is because the force applied by you is not sufficient to move the wall or a tree. अब आप देखते हैं कि जैसे आप एक वॉल पर पुश लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, या तो फिर गार्डन में ट्रीज़ जो होते हैं जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्री, इसको आप लोग पुश करेंगे तो ये जो है इसमें मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर जो भी आपने फोर्स लगाए वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है। वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट पर्याप्त फोर्स आपने नहीं लगाया, इसीलिए वो मूव नहीं करता। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को फोर्स जो है वो मूवमेंट करा सकता है तो किसी मूवमेंट करती हुई ऑब्जेक्ट को वो रेस्ट पोजीशन में भी ला सकता है या स्टॉप भी कर सकता है। When a football player kicks the football towards the goalkeeper applies force to stop the ball. जब एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को क्लिक करता है ताकि वो उसे गोल कर सके, लेकिन दूसरी साइड से जब उसने किक किया है फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को, तो वो क्या है, मोशन में आता है, लेकिन गोलकीपर ने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई को करके उस बॉल को रोक देता है। सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स द मूविंग बाइसिकल स्टॉप। उसी तरीके से जब आप ब्रेक लगाते हैं तो चलती हुई साइकिल रुक जाती है। अ मूविंग बॉल कैन स्टॉप ऑन इट्स ओन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक मूविंग बॉल जो होती है, चलती हुई बॉल जो होती है वो खुद से रुक जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अ मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट व्हेन यू अप्लाई फोर्स विद योर हैंड। अगर आप अपनी हाथ से फोर्स लगाते हो तो मूविंग बॉल जो होती है वो क्या होती है कि रुक सकती है और रेस्ट पोजीशन में आ सकती है। A spinning top can be stopped by the force exerted by your hands. So force can be stopped a moving object. एक घूमता हुआ टॉप यानी कि लट्टू है, उसे भी आप अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स का सेकेंड इफेक्ट क्या है, फोर्स जो होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। नाउ थर्ड इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस। जब एक बैट्समैन जो होता है वो क्या करता है कि फुटबॉल को मूविंग फुटबॉल को अपनी तरफ आती हुई फुटबॉल को मारता है, तो जैसे वो उसे बॉल को मारता है बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सिमिलरली व्हेन अ टेनिस प्लेयर रिटर्न्स अ सर्विस, ही और शी यूजेस फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ठीक उसी तरीके से टेनिस प्लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जब बॉल पर मारते हैं तो वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होते हैं मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है। फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को तो चेंज कर सकता है, जो है उसके जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स
कम या ज़्यादा स्पीड कर सकता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन पुशेज अ मूविंग स्विंग इट मेक्स फास्टर, एंड व्हेन ही और शी पुल्स स्विंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट स्लोज डाउन। जब कोई भी पर्सन जो है झूला जो होता है स्विंग बोलते हैं, वो मूविंग स्विंग को जब वो और ज़्यादा फास्ट मूव करने लगता है, जब वो उसे पुश करता है, ठीक है, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे पुल करता है यानी कि खींचता है, तब वो स्विंग की स्पीड जो होती है स्लो हो जाती है। सिमिलरली व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पैडल बाय साइक्लिस्ट, स्पीड ऑफ द साइकिल इंक्रीजेज। ठीक उसी तरीके से अगर कोई साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है, तो पैडल पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो स्पीड साइकिल की बहुत बढ़ जाती है। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। नाउ फिफ्थ इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ्स, नेड फ्लोर और स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ पेंट और टूथपेस्ट, यू अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आप न्यूज़पेपर फोल्ड करते या कपड़े फोल्ड करते हैं, आटे को गूंथते हो, या तो फिर जो है पेंट या टूथपेस्ट के ट्यूब जो होते हैं उसको स्क्वीज़ करते हो यानी निचोड़ते हो, तब आप क्या करते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस ऑब्जेक्ट का सॉरी तो उस वो जो फोर्स होता है उस फोर्स का क्या होता है, सॉरी फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो होता है चेंज हो जाता है। सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। Okay, a force can be described by stating its magnitude and direction in which it acts, and the effect of force changing if the direction or magnitude of applied force changes. फोर्स जो होता है इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के तौर पर, किस साइड में डायरेक्शन है उसका, उसके बेस पे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो फोर्स होता है उस फोर्स का इफ़ेक्ट जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है उसको हम उसकी स्पीड और डायरेक्शन के किस साइड में वो मूव कर रहा है और किस स्पीड से मूव कर रहा है, इस बेसिस पे हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टेट बता सकते हैं। एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी इट्स स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, रुकी हुई है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, ज़ीरो होता है, ऐसा माना जाता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या मोशन पोजीशन में है, उसमें जो है स्टेट ऑफ मोशन होता है, दोनों का स्टेट ऑफ मोशन होता है। फ़र्क बस इतना है, रेस्ट पोजीशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन ज़ीरो होगा, और अगर मूविंग मोशन में है तब उसका स्टेट ऑफ पोजीशन उसकी स्पीड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स की, यानी फोर्स के क्या यूनिट होते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एन, एंड टू फील हाउ मच फोर्स 1 न्यूटन इज, प्लेस 100 ग्राम वेट ऑन योर palm एंड होल्ड इट पैरेलल टू द ग्राउंड। अगर आप ये फील करना चाहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो आपको अपने हाथ पर जो है 100 ग्राम वेट का कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है और उसे ग्राउंड के पैरेलल रखना है पकड़ के। द फोर्स exerted by the 100 ग्राम वेट ऑन योर palm इज नियर बाय 1 न्यूटन। अब 100 ग्राम वेट के लिए आपके पाम पर जो फोर्स लगता है वो 1 न्यूटन होता है। सिमिलरली व्हेन यू प्लेस अ 200 ग्राम वेट ऑन योर palm यू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। उसी तरीके से अगर आप अपने पाम पर, हथेली पर 200 ग्राम का वेट रखते हो तो आप
का पाम जो है वो 2 न्यूटन फोर्स को फील करेगा. ओके, सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड इज कॉल्ड द 1 किलोग्राम फोर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय kgf. इसीलिए अगर वो फोर्स जो कि 1 kg अप वर्टिकली ऊपर की ओर उठाने में जो फोर्स लगता है उसे हम 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं और इसे हम kgf से डिनोट करते हैं. ठीक है. नाउ रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स. अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स की. इसको हम देखते हैं कि सपोज दैट आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है. ठीक है. इस बॉक्स में बड़ा बॉक्स है, ट्रंक जैसा है, इसमें व्हील लगा हुआ है. इसमें क्या होता है कि अगर दो फ्रेंड्स, मान लो इसमें एक फ्रेंड जो है वो प्रशांत है और एक फ्रेंड जो है वो क्या है, दीपक है. ठीक है. तो प्रशांत पहले इस बॉक्स पर 40 न्यूटन फोर्स लगाता है. तो जब 40 न्यूटन फोर्स इस पर प्रशांत लगाता है तो वो बहुत ही धीरे पुश होता है. तब वो अपने फ्रेंड को बुलाता है. फ्रेंड का नाम होता है दीपक. दीपक अब उस ऑब्जेक्ट पर 50 न्यूटन फोर्स लगाता है. दोनों फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. तो जब सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगते हैं तो दोनों का एडिशन हो जाता है. ठीक है. तो यही जो होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है. देखो, व्हेन टू फोर्सेस acts on an object in the same direction, the resultant force is calculated by adding the forces. तब इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो दोनों फोर्स को हम जब ऐड कर देंगे, एक प्रशांत का फोर्स 40 न्यूटन प्लस दीपक का फोर्स 50 न्यूटन, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, 90 न्यूटन. जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स काम करते हैं तो उन रिजल्टेंट फोर्स जो है ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं. ठीक है. और सपोज दैट ऐसी कंडीशन हुई कि प्रशांत और दीपक दोनों ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं. ठीक है. एक प्रशांत जो है एक साइड से 40 न्यूटन फोर्स लगाता है जबकि दीपक ऑपोजिट साइड से 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस साइड में फोर्स ज़्यादा होता है उसके ऑपोजिट में वो ऑब्जेक्ट पुश करेगी. तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो होगा when two equal forces act on an object. अगर फोर्स जो होता है, देखो अगर फोर्स दोनों साइड में इक्वल है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लग रहा है बट दोनों साइड में इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स बिकम 0. ठीक है. When two equal force, look at here, when two equal force act on an object in the opposite direction, the resultant force becomes 0 or the object does not move. जब दो साइड से इक्वल फोर्स लगते हैं और जब इक्वल फोर्स लगते हैं तो वहाँ पे फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मूव नहीं करेगी, बस एक ही जगह रहेगी. तब इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है. लेकिन अगर एक साइड से फोर्स ज़्यादा और एक साइड से कम लगता है तो जिधर से फोर्स ज़्यादा लगता है उस साइड से ऑब्जेक्ट अदर साइड में मूव कर सकता है. तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द रिजल्टेंट फोर्स इज फाउंड टू बी डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स. होता क्या है कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन से, देखो जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगते हैं तब तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है. लेकिन जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक साइड से ज़्यादा फोर्स लगता है, एक साइड से कम फोर्स लगता है, तो ऑब्जेक्ट किसके ऑपोजिट में मूव करेगा, जिधर फोर्स जो है ज़्यादा लगाया जा रहा है. ठीक है. तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो जिधर ज़्यादा फोर्स होता है उधर उसको माइनस कर देते हैं कम फोर्स से, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है. जैसे कि दीपक 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और प्रशांत 40 न्यूटन, तो 50 - 40 आपने कर दिया तो 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गया. ठीक है.
अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स होते हैं उनको कितने टाइप में ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फोर्स में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि वो फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट में आएगा, आने से होता है, यानी कि टच में आने से। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जो कि बिना टच में आए हुए वो फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग केसेस। व्हेन यू पुल अ coiled spring whose one end is fixed to a wall, you apply an effort on the spring and the spring get stretched। क्या होता है, एक स्प्रिंग है, क्वाइल्ड स्प्रिंग यानी मुड़ी हुई स्प्रिंग है, उसका एक किनारा जो है वॉल से फिक्स है और दूसरे किनारे से आप उसको खींचते हो तो स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है यानी कि फैल जाता है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एज यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग। ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप उस स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में हो यानी उस स्प्रिंग के टच में हो, ओके। नेक्स्ट, व्हेन यू किक अ फुटबॉल और पुल अ कार्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड। अगर आप एक फुटबॉल जो होता है उस फुटबॉल को किक करते हो या तो किसी कार्ट को खींचते हो तो इन दोनों कंडीशन में भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। क्यों? आपने उस ऑब्जेक्ट को टच करके ही उस पर फोर्स लगाया, ओके। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंज। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में यानी कि टच में होते हैं, तब जाकर उनमें कोई चेंजेस आती है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर गिवन बिलो। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिवाइड किया गया टू फॉर्म में, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज द मस्कुलर फोर्स। नाम से पता चल रहा है मस्कुलर फोर्स यानी कि हमारे फिजिक, हमारे मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगाए जाते हैं। यू कैन लिफ्ट अ बकेट विद योर हैंड्स, किक द फुटबॉल एंड पैडल द बाइसाइकिल विद योर लेग। आप अपने हाथ से क्या करते हैं, बकेट उठाते हैं, फुटबॉल किक करते हैं लेग से, या तो फिर लेग से साइकिल को पैडल करते हैं, ठीक है। इन ऑल द अबव एग्जांपल टू अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट, योर बॉडी, हैंड्स और लेग इन दीज एग्जाम्पल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे, इन सारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, हम लोगों ने फोर्स लगाने के लिए अपने बॉडी पार्ट जैसे हाथ या पैर का यूज़ किया, ठीक है। जब हाथ या पैर को हमने क्या किया, यूज़ किया, टच किया, किससे, जिस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाना है, तभी ये मूव हुआ, ठीक है। Where does this force come from? ये फोर्स कहाँ से आता है? This force is caused by the action of muscles in our body। ये हाथ या पैर जो भी होता है इनमें ये फोर्स कहाँ से आता है, हमारे मसल्स के एक्शन से। So the force resulting due to the action of muscle is called muscle force, muscular force। इसीलिए वो फोर्स जो कि हमारे मसल्स के एक्टिविटी की वजह से लगता है तो उसके हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सिंस आवर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि अब मस्कुलर फोर्स में क्या होता है कि उसमें हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में यानी ऑब्जेक्ट के टच में आती है, इसीलिए मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। वी यूज मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट। हम वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग या किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में यानी कि उठाने में ये मस्कुलर फोर्स ही लगाते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड बुलक कार्ट परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कैरिंग हैवी लोड्स, प्लोइंग फील्ड, पुलिंग कार्ट्स एक्सेट्रा विद मस्कुलर फोर्स। एनिमल जैसे कि कैमल भी होते हैं, एलिफेंट भी होते हैं और उसके अलावा बुलक्स भी होते हैं। ये सभी जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए, हैवी लोड उठाने के लिए, इन सभी के लिए क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। नाउ सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स वी विल टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। A ball rolling along the ground gradually slows down and finally come to rest.
एक बॉल जो कि मूव करता है वो धीरे धीरे पहले स्लो होता है और उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो पूरी तरीके से रुक जाता है. You find no visible force appear to be acting on the ball, yet its speed gradually decreases and finally it comes to rest after some time. आप देखते हैं कि उस पर कोई फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके बाद बावजूद जो होता है वो फोर्स क्या होता है उस पर बॉल पर धीरे धीरे लगता है और स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है. एक टाइम ऐसा आता है कि बॉल रुक जाती है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल? इस बॉल के मोशन के स्टेट में जो भी चेंजेस आए उसके रीज़न क्या था? Is any force acting on the ball to slow down and gradually stop it? क्या उस बॉल पर कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बॉल पहले धीरे हो जाता है फिर धीरे धीरे करते करते रुक जाता है? इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग? किस डायरेक्शन में ये फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये जो होता है क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. The force of friction acting between the surface of the ball and the ground that oppose the motion of the ball and bring the moving ball to rest. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ग्राउंड और बॉल इन दोनों के सरफेस के बीच में लगता है और ये क्या करता है? बॉल के मोशन को अपोज करता है, यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट ग्राउंड फोर्स लगाता है और इसकी वजह से मूविंग बॉल जो है पहले अपना जो स्पीड स्लो करती है फिर एक टाइम आता है कि वो रुक जाती है. ओके. The force acting along the two surfaces in contact and that opposes the motion of one object over the other is called the force of friction or frictional force. बोलते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो के वो क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करें, यानी उसके ऑपोजिट वर्क करें, उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएं, तो इस तरह के फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ये फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट के जस्ट ऑपोजिट में फोर्स लगाता है. This force of friction is due to roughness of the surface of the object in contact. ये जो force of friction होता है ये क्यों लगता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है मतलब कि जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है उस सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करता है या उसकी वजह से होता है. The more is the roughness of the surface in contact, the more is in the force of friction between them. वो ऑब्जेक्ट जिस पे जो कि किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, सरफेस जितना ज़्यादा रफ रहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा लगता है. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो वी विल सी अबाउट दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स in the next volume. Thank you.